हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपेश वैष्णव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर सेकंड, दैट इज बोहर मॉडल ऑफ एटम। देखो, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट लेक्चर में अपन ने ये देखा था कि कौन कौन सी एटॉमिक थ्योरीज आई थी एटम को डिस्कवर करने के लिए। तो हमने पहले देखा था कि यार जे थॉमसन साहब आए, तो जे थॉमसन साहब ने क्या कहा? जे थॉमसन ने कहा कि भैया वाटरमेलन टाइप का होता है एटम। उसके बाद कौन आया? उसके बाद हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल थोड़ा सा मतलब जो है अट्रैक्टिव लगा। अट्रैक्टिव कहने का मीन्स थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा कि भाई एटम जो है वो हॉलो होता है और हॉलो होने के कारण उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेस होता है। उसके अंदर क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेस होता है। और काफ़ी ज़्यादा खाली स्पेस कैसे उसने चेक किया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऐसे किया था क्या? थोड़ा सा रिवाइज कर लें हम, ठीक है? थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आप देखो, रिवाइज करें हम कि हुआ क्या था कि भाई यहाँ पे अगर अपन देखें तो रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था। अभी अपन बोहर पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था। ध्यान से समझना। रदरफोर्ड ने कहा था कि भैया हम एक गोल्ड फॉइल ले लेते हैं और उस गोल्ड फॉइल पर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या किए? स्ट्राइक कराए। उसने क्या कराए? स्ट्राइक कराए। अब इस गोल्ड फॉइल पर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जब स्ट्राइक किए तो 99.9% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए। कैसे पास हो गए? स्ट्रेट पास हो गए। स्ट्रेट कहने का मीन्स है कि वो सीधे के सीधे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो एट एन एंगल थीटा पर डेविएट हो गए और बहुत ही कम 12,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा रहा होगा हर बार कि जो बैक हिट हो रहा था, यानी 180 डिग्री पे डाइवर्ट हो रहा था वापस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टेस्टिंग की थी कि भाई जो है हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल ये समझाता है कि एटम जो है वो जनरली नेचर में कैसा है? हॉलो होता है। कैसा होता है? हॉलो होता है। हॉलो मीन्स जो एटम है उसके अंदर बहुत सारा खाली स्पेस होता है और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था और वो अगर किसी पॉजिटिव से टकराएगा तभी हिट बैक करेगा। तो पॉजिटिव स्पेस भी है उसके अंदर, बट वो बहुत ही कम पोजीशन पर है, कंसंट्रेटेड है और जो कि सेंटर में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? सेंटर में प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से हमने कहीं ना कहीं क्या किया था? हमने यहाँ पर देखा था कि किस तरीके से जो है रदरफोर्ड ने एटम को समझाने की कोशिश की। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बोहर मॉडल्स के पोस्टुलेट्स। तो बोहर एटॉमिक मॉडल हमें क्या समझाता है? ध्यान से समझना। बोहर एटॉमिक मॉडल हमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है? बोहर एटॉमिक मॉडल हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है बेटा ये कि आखिरकार किस तरीके से एटम होता है और किस तरीके से उसमें उसके जो पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, अपन देखें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सब का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज बोहर में जो हम पढ़ने वाले हैं, बोहर का पोस्टुलेट ये कहता है कि भैया एटम जो है हैज ए न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एटम के पास क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? एक न्यूक्लियस। क्या बोल रहा हूं मैं? एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या होता है हमें भी पता है। इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसके सेंटर में मिलेगा और जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो वेरी स्मॉल होता है एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो सेंटर ऑफ द एटम पर प्रेजेंट होता है। तो उसने बोहर ने ऐसा कहा कि भैया हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और वो न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर में होता है। कहाँ होता है? सेंटर में होता है और उसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। जैसा कि मैं बताऊं तो न्यूक्लियस का साइज जनरली 10 टू द पावर -15, ठीक है ना, और एटम का साइज 10 टू द पावर -10 मीटर। तो आप देखो 5 जीरो का अंतर आ गया क्या? -15 बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये साइज मैंने लिखा है किसका? न्यूक्लियस का। और ये साइज मैंने लिखा है किसका? एटम का। बात समझ आ गई? तो ये 10 टू दी पावर -15 न्यूक्लियस का साइज है और ये 10 टू दी पावर -10 किसका साइज है? एटम का साइज है। किसका साइज है? एटम का साइज है। तो इस तरीके से बोहर मॉडल्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं
कि भैया बोहर मॉडल, यानी बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या हमें बताते हैं, तो एटम हैज अ न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एटम के पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज, जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है और वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, सेंटर में। कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। बात समझ आ गई क्या? चलो नेक्स्ट चीज, दूसरी बात जो उसने कही कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। किसके अंदर रिवॉल्व करते हैं, एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं। और जो अट्रैक्शन फोर्स होता है टुवर्ड न्यूक्लियस वो किसके बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन न्यूक्लियस। अब ये क्या चीज है भाई, ध्यान से समझना कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस्ड होकर के चारों तरफ न्यूक्लियस के रिवॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान से समझना। कहने का मतलब क्या है कि यदि मान लो एटम है, तो एटम में क्या है, न्यूक्लियस है। एटम में क्या है, अपने पास न्यूक्लियस है। ये मैंने कहा कि चलो एटम में अपने पास क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहा है अपने पास, न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने पास क्या रिवॉल्व कर रहा है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इस तरीके से अपने पास क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं और ये किस तरीके से बैलेंस्ड हैं, इस चीज को हमें समझना है। तो ध्यान से देखना कि इसने कहा कि भैया जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस एक सर्कुलर पाथ में, वहां पे क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। एक तो जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा, नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। यहाँ पर बोलो बेटा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे हैं क्या, बिल्कुल लग रहे हैं सर। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में आकर के क्यों नहीं गिर जाता है, ये क्यों सर्कुलर घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ये इसमें भाई अब अगर अट्रैक्शन लग रहा है तो यहाँ के गिर जाना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप देखो कि यदि कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जैसे कि अपन बात करें तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि अर्थ जिस तरीके से सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, या अपनी अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट जिस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सेम इज दैट एटम के अंदर भी यही फिजिक्स लग रही है कि भैया कि यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस जो हो रहे हैं वो बैलेंस्ड हो रहे हैं। बात समझ आ रहे हो क्या, कैसे बैलेंस्ड हो रहे हैं, ध्यान से समझना। होता क्या है कि भाई न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर रहा है, बट सर्कुलर ऑर्बिट होने के कारण इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो रहा है जो कि आउटसाइड लग रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या होता है सर, तो ये भाई तुम अभी पढ़ोगे जस्ट फोर्स, लॉज ऑफ मोशन वगैरह में फोर्स पढ़ोगे फिजिक्स में, बाकी मैं समझा देता हूं होता क्या है, ध्यान से समझना। होता क्या है, ध्यान से समझना कि कोई भी चीज यदि सर्कल में रिवॉल्व करेगी, कोई भी चीज यदि सर्कल में रिवॉल्व करेगी तो उस पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके जस्ट अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल लगता है जो कि आउटसाइड लगता है, और आउटसाइड लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, इनसाइड लग रहा है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। इस बैलेंस के कारण अपन ये कह देते हैं कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पे जो क्या है अट्रैक्शन फोर्स है टुवार्ड द न्यूक्लियस, वो बैलेंस है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द न्यूक्लियस। जो टुवार्ड द अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस की तरफ, वो बैलेंस्ड है किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस्ड है। किससे बैलेंस्ड है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि कैसे हम इसकी फिजिक्स को समझ पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री है बट यहाँ पे थोड़ी सी फिजिक्स लग रही है, सर्कुलर ऑर्बिट वगैरह में घूम रहा है। तो आपने वो झूला भी खाया होगा, जैसे वो झूला नहीं होता एक स्कूल्स वगैरह में होता है ना जनरली ऐसा झूला, या पार्क में आपने देखा होगा एक गोल सा झूला होता है और उसमें बीच में ऐसे डंडा होता है, फिर अपन ऐसे यहाँ पे वो स्टीयरिंग्स लगी होती है इस तरीके से ऐसे, मतलब वो पकड़ने की, और अब इसको अपन गोल गोल घुमाते हैं। तो आप देखते हो बाहर, मतलब आप इसको पकड़ के रखते हो क्यों, क्योंकि आप बाहर ना गिर जाओ, अब बाहर ना गिर जाओ।
ठीक है ना। कोई भी चीज सर्कुलर में घूमती है तो बाहर की साइड, जैसे ना फॉर एग्जांपल आप ना ऐसा मोड है कि ये रोड है, मान लो फॉर एग्जांपल ये रोड है, अब यहाँ पर ऐसे गाड़ी चला रहे हो आप, मान लो ये 4 पहियों वाली गाड़ी है आपकी, ये भी, ठीक है ना, और आप इधर बैठे हो, ये रहे, ठीक है, दिख रहे हो क्या, नहीं दिख रहे सर। तो अब जैसे ही मैं इसको सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे मोड़ूंगा ना, तो आपको धक्का लगेगा उधर की साइड, आपको धक्का कहाँ फील होगा, उधर की साइड फील होगा, राइट साइड धक्का फील होगा। तो मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में आने पर एक फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है तो वो अट्रैक्शन फोर्स है। तो अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो किसके द्वारा बैलेंस्ड है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा बैलेंस्ड है, इसलिए वो एक रेगुलर सर्कुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ करता जा रहा है। बात समझ आ गई क्या। तो इस तरीके से यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो ये बोहर का हमारे पास सेकंड है कि भैया नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, और जो अट्रैक्शन फोर्स होता है टुवर्ड द न्यूक्लियस वो बराबर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट चीज थर्ड अपन बात करेंगे, तो थर्ड हमारे पास क्या चीज है कि भैया इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स whose angular momentum mvr is integral multiple of nh/2 पाई। ध्यान से समझना, कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, nh/2 पाई के। किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा, nh/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो MVR ये क्या चीज है सर, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है ना। मैं समझ रहा हूं कि ये तुम्हारे लिए नई चीज है, तुम पहली बार सुनोगे, बट ध्यान से समझना, कहने की कोशिश क्या कर रहा है ये कि भैया इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम MVR, जिनका एंगुलर मोमेंटम MVR क्या होगा, इस इंटीग्रल मल्टीपल में होगा किसके, nh/2 पाई के। किसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, nh/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर बेटा लीनियर मोमेंटम होता है, जैसे p, कोई चीज सीधी चल रही है तो उसमें लीनियर मोमेंटम होगा p = mv, ठीक है ना। लेकिन एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसमें l एंगुलर मोमेंटम होता है, उसको mvr बोलते हैं अपन, ठीक है ना। mv और r, MVR से उसको शो करते हैं, ठीक है ना। ये r रेडियस होती है जिस सर्कल में वो घूम रहा है। तो उसने कहा कि भैया हर एक इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। वो फिक्स्ड कैसे है, वो उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई के। n यहाँ पर ऑर्बिट नंबर है, यहाँ पर n किसको शो कर रहा है, ऑर्बिट नंबर को, और यहाँ पर h किसको शो कर रहा है, प्लांक्स कांस्टेंट को। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.34 × 10⁻⁻34। बात समझ गए। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है, जूल सेकंड में, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ये कह रहा है कि भैया केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, nh/2 पाई के। बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास बोहर मॉडल से चल रही है, ये बोहर मॉडल है। अब बोहर ने क्या करा कि ये मॉडल दिया, क्वांटाइजेशन वगैरह, मतलब ये क्वांटाइज कंडीशन उसने दी कि ये फिक्स्ड होती है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड, यानी उसकी रेडियस फिक्स्ड होगी। भाई इसने एक फिक्स चीज कर दी ना कि इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में वो घूमेगा, मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर घूमेगा, एक फिक्स्ड उसकी वेलोसिटी होगी, एनर्जी उसकी फिक्स्ड होगी। तो सारी चीजें उसने क्या कर दी, फिक्स्ड कर दी, सारी चीजें क्या कर दी, फिक्स्ड। और एक बात उसने और कही कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ना तो वो कोई एनर्जी एमिट करता है और ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करने के दौरान ना तो वो कोई एनर्जी को एमिट करता है और ना ही किसी एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ऐसा बोहर ने कहा। तो कुल मिला के तीन चीजें बोहर ने कही। बोहर ने कहा कि भैया
यहाँ पे अगर ये क्या हो गया, एटम के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जहाँ पे सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और द साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, एंड इज प्रेजेंट एट द सेंटर। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द एटम पर प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़ अपन देखें तो उसने बताई कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस एक सर्कुलर पाथ में, कहाँ पे, सर्कुलर पाथ में। और जो अट्रैक्शन फोर्स होता है टुवर्ड द न्यूक्लियस वो बराबर होता है किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। किसके बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है ऑन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट चीज अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स जिसका इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा NH/2π के। ये याद ही करना है। जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोला, मान लो n = 1 है तो उसके लिए mvr = कितना हो जाएगा, 1 × h/2π हो जाएगा, ठीक है ना। n = सेकेंड ऑर्बिट है तो mvr = किसके बराबर हो जाएगा, 2 × h/2π के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा, तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और उसने क्या कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते दौरान, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर देते हैं। देखो क्वांटाइज कंडीशन क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड बोहर्ट्ज़ मॉडल। तो क्वांटाइजेशन मीन्स दैट ए क्वांटिटी कैन नॉट वेरी कंटिन्यूसली टू हैव एनी आर्बिट्री वैल्यूज बट कैन चेंज ओनली डिसकंटिन्यूसली टू हैव सम स्पेसिफिक वैल्यूज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पर जो उसकी पोजीशन है वो फिक्स्ड है, और वो चेंज भी अगर हो रही है ना तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो रही है, जो कि फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। कैसी होती हैं, फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। जैसे कि क्वांटाइजेशन मीन्स दैट ए क्वांटिटी कैन नॉट वेरी कंटिन्यूसली टू हैव एनी आर्बिट्री वैल्यूज बट कैन चेंज ओनली डिसकंटिन्यूसली टू हैव सम स्पेसिफिक वैल्यूज। वो चेंज होगी, जैसे रेडियस चेंज होगी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, तो एक स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी, उनके ऑर्डर में एक मैनर में चेंज होगी। बात समझ आ गई क्या, रैंडमली नहीं चेंज होगी। तो ये क्वांटाइजेशन कंडीशन उसने दी यहाँ पर बोहर ने अपन को, ठीक है। नेक्स्ट चीज अपन पढ़ते हैं कि भैया स्टार्ट जो मेन टॉपिक है आपके वो है बोहर रेडियस और बोहर वेलोसिटी। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बोहर रेडियस और वेलोसिटी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो ध्यान से समझना बोहर रेडियस कैसे निकलती है, कैसे नहीं निकलती है, ठीक है। बोलो ये बात क्लियर हुई नहीं, हो गई क्या, बताओ, ठीक है। ये पढ़ेंगे अपन बोहर रेडियस, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं जैसे कि अपन यहाँ पे देखा कि इंटीग्रल मल्टीपल है, और यहाँ पे आपने क्या देखा कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या है कि यदि मान लो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या भाई। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। द फंडामेंटल फोर्सेस वाला चैप्टर आता है फिजिक्स में, पहले था शायद, अब शायद कट चुका है, मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि जो कोई भी दो चार्ज पार्टिकल बेटा, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, कोई भी दो चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में जो एक फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या होता है कि वो फोर्स जो होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसके बराबर होता है, K Q1 अपॉन आर स्क्वायर, और K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये उसकी वैल्यू होती है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, mv²/r, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसको अपन mv²/r से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों आपस में बैलेंस्ड होते हैं। दोनों आपस में कैसे होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ रिवॉल्व कर पाता है, चारों तरफ क्या कर पाता है, रिवॉल्व कर पाता है। तो ये हमारे पास था कि इस तरीके से हम कह पा रहे हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे K Q1 अपॉन आर स्क्वायर बैलेंस्ड है किससे, mv²/r से। किससे बैलेंस्ड है बेटा, mv²/r से बैलेंस्ड है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट कि कैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या है ये अपन ने डिराइव कर लिया। दूसरी चीज,
क्वांटाइजेशन मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स विच हैव जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, NH/2π के। नेक्स्ट चीज अपन देखें यहाँ पर तो क्वांटाइजेशन वाली कंडीशंस है। अब अपन बात करते हैं बोहर रेडियस। देखो बोहर रेडियस हो गई, और भी चीजें, बोहर रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, और टोटल एनर्जी, इन सब की कैलकुलेशन अपन यहाँ पर करने वाले हैं। इन सब की इलेक्ट्रॉन के लिए आप बोहर रेडियस हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी हो गई, इन सब की कैलकुलेशन कहीं ना कहीं अपन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब की कैलकुलेशन अपन यहाँ पर करने वाले हैं, ध्यान से समझना होता है क्या। तो सबसे पहले अपन अगर रेडियस कैलकुलेट करें, बोहर रेडियस क्या कैलकुलेट करें, बोहर रेडियस, तो अपने पास दो इक्वेशन है। अपने पास कौन कौन सी इक्वेशन है, एक अपने पास है, ध्यान से समझना ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एक अपने पास है कौन सी, mvr इज इक्वल्स टू NH/2π, ठीक है, और एक अपने पास है 1/4πε0। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा E कर दूं, देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो Q1 Q2 था ना, Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लिया मैंने, और Q2 यहाँ पर मैं मान लेता हूँ न्यूक्लियस का चार्ज जो कि ZE होता है, कितना होता है ZE, तो E इंटू ZE अपॉन R², ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये किससे बैलेंस्ड है, ये अपने पास बैलेंस्ड है सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv²/r से बैलेंस्ड है। अब अपन क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये सेकंड है, ये अपने पास हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये अपने पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से समझना, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे आ जाती है बोर्ड मतलब जनरली सब्जेक्टिव एग्जाम्स वगैरह में। करना है क्या हमारे को कि mvr इज इक्वल टू NH/2π और 1/4πε0, 1/4πε0 अपन ने कर दिया, और यहाँ पे k Q1 Q2 अपन मतलब k ये रहा Q1 Q2 अपन R² अपन ने लिख दिया, वो mv²/r के बराबर है। इन दोनों इक्वेशन से अब अपन रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक सब निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले देखो इसका मैं कर देता हूँ फर्स्ट वाली का स्क्वायर। फर्स्ट वाली का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है और डिवाइड करना है बेटा सेकंड से। किससे डिवाइड करना है, सेकंड से। अब देखो ये मास है तो ये मास के नीचे रहना चाहिए, तो क्यों ना अपन इसको उल्टी लिख देंगे, मतलब यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा m² v² r² इज इक्वल्स टू n² h² अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 और π² अपॉन में बेटा यहाँ पर ये अपन कर देंगे, यहाँ पे mv²/r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 डाल दो, 1/4πε0 ZE²/r²। यही हो जाएगा कि बताओ, ZE²/r²। अरे बोलो हो जाएगा क्या, यही तो होगा। बोलो यही होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अपन क्या करें, इस मास से ये मास कट गया तो यहाँ पे बचा m, और इस v² से v² पूरा कट गया। अच्छा बेटा ये ऊपर r चला गया तो ये r³ हो गया क्या, ये क्या हो गया, r³ हो गया। और जबकि यहाँ पर अगर अपन देखना चाहें तो 1 पाई से आपका ये अपॉन में तो 1 पाई कट गया, यहाँ पे बचा 1 पाई केवल और केवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, लेफ्ट साइड क्या बचा, ये r ऊपर जाके r³ में कन्वर्ट हो गया, mr³, m इंटू r³ बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये ऊपर जाके इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, 1 बराबर, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये वाली चीज़ ऊपर चल जाएगी दैट इज n² h² और बेटा ये 4πε0 और r² डिवाइडेड बाय, ठीक है, 4π अपॉन ZE²। फोर पाई अपॉन ZE² बचेगा, 4πε0 r² और n² ऊपर चला, ठीक है। अब ये r² से r³ कट गया, बचा यहाँ पर एक r, ठीक है। और क्या कटेगा, यहाँ पे 4 पाई है, n² h² और ये 4 पाई, हाँ तो एक पाई से पाई ये कट गया, यहाँ पर 4 से 4 कट गया। क्लियर हो गई बात, और क्या बचेगा, बस यही हो गया। अब देखो यहाँ पे r आपके पास रेडियस क्या आती है, ये रेडियस है,
ये m को अपन इधर भेज देंगे, n स्क्वायर h स्क्वायर और बेटा एप्सिलॉन नॉट अपॉन नीचे क्या बचा z और e स्क्वायर, यही बचा। n स्क्वायर देख लो, h स्क्वायर देख लो, एप्सिलॉन नॉट देख लो, z e स्क्वायर, यही बचा केवल और केवल। अच्छा अब यहाँ पे आप एक चीज देखना, h प्लैंक कांस्टेंट है बेटा, h क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है। ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है, ठीक है ना। परमिटिविटी क्या होती है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह से निकलती है, मीडियम कौन सा है उसके, तो वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे 12th क्लास में, पहला चैप्टर फिजिक्स का, वहां आपको एप्सिलॉन नॉट पूरा डिस्क्राइब होगा। अभी अपन को केवल यहाँ पर याद करना है एप्सिलॉन नॉट क्या है, बात समझ आ गई। चलो ठीक है, आर अपन बात करें तो अब यहाँ पर अपने पास देखो क्या क्या है, एन ऑर्बिट नंबर है, तो ये चेंज होता है क्या हर इलेक्ट्रॉन के लिए, भाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में थोड़ी प्रेजेंट है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, जेड यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर है। अच्छा एच स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर कांस्टेंट है ए स्क्वायर, तो ये चीज तो हो गई कांस्टेंट। तो जब अपन इन सब चीजों को पुट करके, ये कांस्टेंट को पुट करके और एक आंसर निकालते हैं, तो अपने पास आता है 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम में, किसके अंदर, एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो ये होती है बोहर रेडियस किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है अपने पास, एक्स वाई जेड, अपने पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, यदि वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है हाइड्रोजन एटम के, तो मान लो हाइड्रोजन के लिए जेड क्या हो गया अपन। और जनरली बोहर मॉडल जो है वो केवल और केवल वैलिड है बेटा किसके लिए, वो रेडियस ओनली फॉर, ये सारी चीजें ओनली वैलिड है फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। बोहर मॉडल पूरा का पूरा वैलिड है किसके लिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक्स एटम के लिए। बोहर ने जो मॉडल बनाया वो केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड था बेटा, किसके लिए वैलिड था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक्स एटम के लिए वैलिड था। किसके लिए वैलिड था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक्स एटम के लिए वैलिड था। बात समझ आ रही है क्या, बोलो। तो यहाँ पे बोहर रेडियस अपने पास कैलकुलेट होकर के आ गई 0.529 n स्क्वायर बाय जेड, आप इसको 0.53 भी लिख सकते हो n स्क्वायर बाय जेड, ये एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो ये बोहर रेडियस अपने पास निकल के आ रही। पहली चीज जो अपन ने कैलकुलेट की दैट इज बोहर रेडियस। क्या कैलकुलेट की अपन ने, बोहर रेडियस अपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट अपन करेंगे बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे करेंगे सर, तो कोई भी, जैसे मेरे को ये वाली क्वेश्चन छोटी लग रही तो मैं इसके अंदर आर की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये वाली आर की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। अब अपने पास क्या आर क्या आया, देखो आर आया एन स्क्वायर बाय जेड एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मास कट गया था क्या, मास भी तो था आई थिंक यार, मास था क्या, मास भी था। देखो बेटा यहाँ पे m है, तो ये m तो भूल ही गए अपन, यहाँ पे m ये वाला और ये हाँ m e स्क्वायर, हाँ सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर था क्योंकि कांस्टेंट है, तो उनको निकाल करके ये वैल्यू अपने पास आती है। क्लियर हो गई बात, बोलो बेटा आगे। और कुछ तो नहीं छूटा, ध्यान से देख लो, पाई तो नहीं छूटा यार, पाई एक ये पाई था यहाँ पर यार, पाई ये पाई कहाँ गया, हाँ ये पाई अपन ने काट दिया था ना यार, ये यहाँ पे क्यों काटा फिर अपन ने, ये पाई को अपन ने ऊपर भेज दिया था, ये पाई ऊपर गया, ये नीचे पाई स्क्वायर रहना चाहिए था ना, तो नीचे अपने पास क्या रहना चाहिए था, पाई। हाँ यहाँ पे अपने पास ये थोड़ा सा गलती हो गई, तुम लोग भी ना मिस्टेक करा देते हो। अरे सर हमने कहाँ कराई, आप ही कर रहे हो, कोई नहीं मैं यहाँ से लिख देता हूँ वापस। देखो देखो क्या है अपने पास, ध्यान से देखना बच्चा, क्या आर था अपने पास, वापस लिख लेते हैं अपने इस क्वेश्चन को यहाँ से। देखो क्या था अपने पास, आर था, ठीक है ना, ये थोड़ा सा लंबी क्वेश्चन है तो कभी कभी हो जाता है। आर अपने पास बेटा यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एम आर क्यूब, क्या बचेगा एम आर क्यूब, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एम इंटू आर क्यूब, क्या बचेगा एम इंटू आर क्यूब। बात समझ आ गई, एम आर क्यूब हो गया और इज इक्वल्स टू, एम आर क्यूब हो गया इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4
पाई स्क्वायर, अभी तो अपन लिख देते हैं 4 पाई स्क्वायर, नहीं 4 पाई ही बचा केवल, ठीक है। अब ये ऊपर चला गया तो ये इनटू हो गया कितना 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि ये पाई तो कट चुका है, एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर से बेटा, ठीक है। और ये इनटू हो गया किससे, जेड ई स्क्वायर से, जेड ई स्क्वायर से, ठीक है। ये इनटू हो गया, ये अपने पास पाई हो गया, ठीक है, ये इनटू हो गया। अब अपन बात करें आर क्यूब की, तो ये आर क्यूब से आर कटा, यहाँ पे क्या बचेगा आर, तो यहाँ पे एम आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये 4 से 4 कट गया इस बार, और बचा एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ पे आपका बचेगा क्या, ये एम भी हटा दो यहाँ से, ये अपॉन में आ जाएगा, तो एम जेड ई स्क्वायर और पाई, ये बचा। अब देखो क्या क्या कांस्टेंट है, तो r बराबर एन स्क्वायर कांस्टेंट नहीं हो सकता बेटा ऑर्बिट, और z क्या है, एटॉमिक नंबर है। जैसे मैंने कहा कि ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, ये केवल और केवल वैलिड है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक्स एटम के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक्स एटम के लिए ये वैलिड है। तो जनरली हम देखे हैं तो यहाँ पर एन स्क्वायर चेंज होगा और z चेंज होगा, बाकी अगर अपन देखें यहाँ पर तो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम जेड ई स्क्वायर और एम जेड ई स्क्वायर, और हमारे पास क्या आ जाता है, एम जेड तो हट गया, क्या लिख रहा हूं मैं भी यार, एम पाई और ई स्क्वायर, ये हमारे पास कांस्टेंट है। जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आती है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड बेटा, और ये एंगस्ट्रॉम में आती है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू आ जाती है इस तरीके से, क्लियर है बोलो। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से बोहर रेडियस निकलती है, ये आपकी बोहर रेडियस है, इंपॉर्टेंट। बड़ी लंबी कैलकुलेशन इतनी लंबी नहीं है, ऐसा कोई टफ भी नहीं है, बस यहाँ जमाना आना चाहिए फॉर्मूला में, ये थोड़ा सा कंफ्यूज मतलब ऊपर नीचे करने में यहाँ पे आपको ये थोड़ा है कि ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन कुछ गलती ना कर दें बस, ठीक है। तो ये आपकी बोहर रेडियस आ गई आर इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। और रेडियस कितनी होती है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई नॉट का स्क्वायर। देखो नीट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, नीट में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि आपको रेडियस इस फॉर्म में निकल दे रखी थी कि कौन सा फॉर्मूला सही है, 4 ऑप्शन दे रखे थे फॉर्मूलाज के, तो ये वाला फॉर्मूला आपका सही था, एन स्क्वायर बाय जेड यहाँ पे आपका, और ये एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई स्क्वायर, ये डायरेक्ट याद करना है, क्या याद करना है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई स्क्वायर, ये अपन को डायरेक्ट याद करना है। ये आर इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड, तो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ये, और आर बराबर 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम में हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बोहर रेडियस आ गई, क्या आ गई अपने पास, ये बोहर रेडियस आ चुकी है। नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं यहाँ पे, तो हम निकालेंगे बेटा बोहर वेलोसिटी, क्या निकालेंगे, बोहर वेलोसिटी अपन निकालेंगे। तो बोहर वेलोसिटी अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, बोहर वेलोसिटी अपन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो बोहर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो बोहर वेलोसिटी, तो अब अपन कैलकुलेट करेंगे क्या, बोहर वेलोसिटी, क्या कैलकुलेट करेंगे, बोहर वेलोसिटी। बोहर रेडियस अपन ने कैलकुलेट कर ली थी, अब अपन बोहर वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना भाई। रेडियस हमारे पास क्या आई थी, रेडियस हमारे पास आई थी मतलब एन स्क्वायर बाय जेड एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई स्क्वायर, ठीक है। रेडियस निकालना बहुत इजी है, जैसे मैंने बोला कि यार हाइड्रोजन एटम है, उसके सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, तो r बराबर 0.529, n लगाओगे 2 सेकंड ऑर्बिट के लिए, z रखोगे 1 क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। जैसे He+ बोल दिया मैंने, He+, हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस क्या है, हाइड्रोजन नहीं है लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम है। कैसे सर, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के अंदर एटॉमिक नंबर 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाए तो बना वो एक इलेक्ट्रॉन, बचा कितना, एक। तो ये भी एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो जितने भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले एटम हैं वो हाइड्रोजन लाइक्स एटम कहलाते हैं, और उनके अंदर बोहर मॉडल वैलिड रहता है, और बोहर मॉडल आप लगा सकते हो। बात समझ आ गई क्या, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेलोसिटी की। तो रेडियस अपन ने क्या निकाली, यहाँ पर निकाली एन स्क्वायर बाय जेड एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई ई स्क्वायर, एन स्क्वायर बाय जेड आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाय जेड, और क्या निकाली अपन ने यहाँ पर देखो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई स्क्वायर,
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई स्क्वायर। तो ये अपन ने क्या निकाली है, बोहर रेडियस यहाँ पर निकाली है, ये अपनी बोहर रेडियस थी। अब अपन को निकालनी है वेलोसिटी। क्या निकालनी है, वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे अपन को, ठीक है। ये रेडियस तो एंगस्ट्रॉम में है, और 1 एंगस्ट्रॉम तुम्हें पता ना किसके बराबर होता है, नहीं पता तो बता दूं, 1 एंगस्ट्रॉम होता है बेटा 10 टू दी पावर -10 मीटर के। यानी कि यदि मुझे जो रेडियस है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर में -8 से इंटू कर दूंगा, बस सिंपल सी चीज़ है। एंगस्ट्रॉम में आएगी मेरी, इससे मीटर में पूछिए तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा 10 टू दी पावर -10 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट अपन बात करें तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी के लिए मैंने क्या बोला कि ये जो रेडियस है, पुट दिस रेडियस, पुट दिस आर वैल्यू, पुट दिस आर वैल्यू इन, अपन मान लो इसके अंदर कर देते हैं एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। बात समझ आ गई क्या, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई के अंदर अपन इसको पुट कर देते हैं। तो हियर दिस वैल्यू, दिस आर वैल्यू इज पुट इनटू द, इसके अंदर पुट इन एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के अंदर अपन इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास आर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर, तो एम इंटू वी इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या आई अपने पास, आर की वैल्यू अपने पास आई एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है, इंटू अपने पास क्या है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। यही है क्या, बताओ, क्लियर है। चलो देखो m से m कट गया, और कैसे किससे क्या कट जाएगा बताओ, पाई से पाई कट जाएगा, एक n से ये n भी कट गया, यहाँ पे केवल और केवल एक n बचा। तो वेलोसिटी किसके बराबर आ रही है बताओ, एच जेड ई स्क्वायर एच, जेड ई स्क्वायर एच अपॉन, यहाँ से क्या क्या जाएगा, एन एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, और कुछ जाएगा क्या बताओ, मास तो कट चुका है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट यही जाएगा। तो वेलोसिटी में देखो ये कांस्टेंट है, बाकी ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, जेड और चेंज, तो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, ये चीज़ें तो कांस्टेंट है, यानी कि ई स्क्वायर एच अपॉन, ये एच से एच भी कट जाएगा क्या, एक एच इधर है, एच स्क्वायर, हाँ तो एच स्क्वायर से एक एच कट जाएगा, एच अपॉन ई स्क्वायर एच अपॉन, ये एक एच से एक एच कट गया, तो वो एच नहीं आएगा यहाँ पर, बचा क्या केवल ई स्क्वायर अपॉन एन एच, एच और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये कांस्टेंट है, बाकी आपका z बाय एन वेरिएबल है, z बाय एन क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है। तो ये अपने पास वेलोसिटी का आ जाता है कि आप सिंपली है, मैंने r की वैल्यू इसके अंदर पुट करी तो मेरे पास वेलोसिटी कैलकुलेट होकर के आ गई कितनी, कि भैया बच्चा क्या देख लो, एम वी आर था, r आपने पूरा का पूरा पुट कर दिया, तो m से m कट गया पहली बात तो, ठीक है, और किससे क्या कट गया, एक एच स्क्वायर यहाँ पर था, और इस एच स्क्वायर से आपका ये एक h कट गया, ठीक है, एच स्क्वायर से आपका एक h कट गया, तो अपॉन में आपका h आ गया, और एप्सिलॉन नॉट बच गया, और ई स्क्वायर यहाँ पर है, ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर ऊपर, हाँ ऊपर चला गया वो, ठीक है, और z बाय एन ये तो ठीक है, चलो कैलकुलेशन ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करें तो इन कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एच प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट 8.54 इंटू 10 टू द -12 इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है, ये कैलकुलेट होकर के आता है बेटा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाय एन मीटर पर सेकंड में, किसमें, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो ये वेलोसिटी होती है, बोहर वेलोसिटी। तो अपन ने बोहर रेडियस निकाली, बात समझ गए क्या, ये तो ये बोहर वेलोसिटी है, ये अपन ने यहाँ पर निकाली बोहर रेडियस। तो दोनों चीजें अपन ने कैलकुलेट कर ली, बोहर रेडियस भी अपन ने कैलकुलेट कर ली, बोहर वेलोसिटी भी अपन ने कैलकुलेट कर ली। आपको केवल और केवल ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेरिवेशन बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, केवल और केवल लास्ट के रिजल्ट्स जो हैं, एक ये वाला हो गया मद्देनजर रखते हुए इसको, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है वेलोसिटी के लिए, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। रेडियस के केस में क्या याद रखना है कि भैया 0.529 n स्क्वायर बाय z होता है एंगस्ट्रॉम के अंदर, और दूसरी चीज वेलोसिटी कितनी होती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाय n, ये वेलोसिटी होती है।
क्लियर हो गई बात? तो वो हमारे पास तो है रेडियस और ये हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? 2.18 इंटू 10⁶ z/n। क्लियर हो गई बात? तो ये हमने बोहर रेडियस भी और बोहर वेलोसिटी दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। अब अपन कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। ठीक है, अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी, बोहर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो अब अपन यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कैलकुलेट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? ध्यान से समझना, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर के। किसके बराबर होती है? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहां पर वेलोसिटी क्या थी? ये भी अपन ने निकाली, जस्ट ई स्क्वायर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट z/n। ई स्क्वायर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट हाफ एम ई स्क्वायर अपॉन, क्या था यहाँ पर? ई स्क्वायर अपॉन एच एप्सिलॉन नॉट z/n का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो स्क्वायर करने से क्या होगा? इज इक्वल्स टू हाफ एम, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और n स्क्वायर। अब देखो, हाफ कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, n h कांस्टेंट है, e नॉट कांस्टेंट है, z और n चेंज होंगे, तो इज इक्वल्स टू हाफ m आपका हो गया। ठीक है, e की पावर 4 हो गया, z तो अलग है, z नहीं होगा, अपॉन में क्या होगा? h स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये चीज़ें कांस्टेंट है, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये वेरिएबल है। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या हो? काइनेटिक एनर्जी क्या निकल जाएगी आपकी? काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी 13 पॉइंट। देखो, इन सबको कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकाल रहा हूं मैं। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होता है ना, तो अपन इंटू कर देते हैं 1.6 वगैरह से। तो ये पहले आप समझ लो कि भैया 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये काइनेटिक एनर्जी आपकी कैलकुलेट होकर के आ जाती है। ये सब चीजें कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट की वैल्यूज रखी। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो इन सब कांस्टेंट की वैल्यू जब अपन रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कैलकुलेट होकर के क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आपकी कैलकुलेट होकर के आ जाती है 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? क्या बताओ, क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? बोलो यस या नो। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई बेटा? ठीक है, कैसे आई? तो फिर से सुन लो, फिर से एक बार सुन लो, बोलो ये चीज समझ आई क्या? यस या नो भाई? अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब काइनेटिक एनर्जी तो जूल में पड़ी है आपने, मान लो जूल में पूछ ले वो क्वेश्चन में, तो कुछ सिंपल सी बात है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ रहा है, तो जूल में कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखो, मतलब इजी है काफी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बात समझ आ गई क्या? कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो मैंने कहा कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहाँ पर वो किसके बराबर है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर है। किसके बराबर है? जूल के बराबर है। ये अपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब अपन कैलकुलेट करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। क्या कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी चीज है, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसे मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी, बोलो बेटा यहां पर क्लियर है कि अपन ने क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करी। अब अपन कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें? पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ध्यान से सुनो, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि भैया कोई जो चार्ज है, ये Q1 है ये और ये Q2 है, तो ऐसा ही तो होता है भाई। एटम में क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज Ze है, इसका चार्ज E है। तो
तो इन दोनों के बीच इसकी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ध्यान से समझना। पोटेंशियल एनर्जी में विथ चार्ज अपन को रखना पड़ता है यहाँ पर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के कारण। और यहाँ पर विद चार्ज आपको रखना है नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आप देखोगे के की वैल्यू तो आप क्या रखोगे, पोटेंशियल एनर्जी अगर अपन कैलकुलेट करें तो के की वैल्यू आप रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर आपका चार्ज होगा बेटा क्या, यहाँ पे आपका चार्ज क्या होगा, ये तो हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ पे जेड ई प्लस का और ये माइनस का ई स्क्वायर। तो ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है क्या, यानी कि आपका नेगेटिव में जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से सुनना, आर की वैल्यू आप रखोगे तो आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू क्या थी, ये एन स्क्वायर बाय जेड एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई ई स्क्वायर, यही थी अब क्या अपनी आर की वैल्यू, यही थी अपनी आर की वैल्यू क्या थी, देखो एन स्क्वायर बाय जेड एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम जेड ई स्क्वायर, एन स्क्वायर बाय, पहले तो स्लोली रखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड एम पाई ई स्क्वायर, ई स्क्वायर, ठीक है। इन सब का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो स्क्वायर करने से क्या होगा, ध्यान से समझना आप, माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो आपका हो गया एन स्क्वायर और ये आपका क्या हो गया, एन स्क्वायर हो गया, ठीक है, हाँ एन स्क्वायर, और ये आपका जेड स्क्वायर बेटा ऊपर चला जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, और एम पाई ई स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर पाई स्क्वायर और ई स्क्वायर यानी ई की पावर 4 अपॉन नीचे क्या बच जाएगा एन स्क्वायर एच की पावर 4 एच की पावर 4 और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये चीजें बच जाएंगी। मतलब काफी कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला आप यहाँ पर देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी का बनेगा, बट ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट होकर के क्या बनेगा। कैलकुलेट होकर के जो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है, मतलब इस जेड की भी वैल्यू अगर अपन रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो बनता है क्या, माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि 2 टाइम्स आ जाएगा ये, ठीक है ना। जब आप ओवरऑल फॉर्मूला देखोगे, जब आप ओवरऑल फॉर्मूला देखोगे बेटा, क्या देखोगे, ओवरऑल आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझना यहाँ पे। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये करेंगे, बट पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी में आर नहीं बेटा, आर स्क्वायर नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में, एक मिनट, आर स्क्वायर नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसके अंदर क्या होगा, ध्यान से समझना आप, स्क्वायर नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है वहां पर स्क्वायर नहीं आता है। कहने का मतलब क्या है कि के Q1 Q2 अपॉन आर, केवल आर होती है, केवल आर, क्योंकि एक चार्ज और दूसरे चार्ज के पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज, वो डिस्टेंस के कारण फोर्स लग रहा है वो K1 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बट जो पोटेंशियल एनर्जी है कि एक चार्ज को किसी एक चार्ज के पास लाने में, एक आर डिस्टेंस तक लाने में जो एनर्जी लगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी होती है के Q1 Q2 अपॉन आर। ये अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में पढ़ते हैं 12th क्लास में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वहां पर, कि आप किसी एक चार्ज पार्टिकल को आर डिस्टेंस से लेकर के, मतलब इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हो किसी आर डिस्टेंस पर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर के बराबर होगी, नॉट आर स्क्वायर, आर के बराबर। तो ये जेड ई स्क्वायर, ये बात तो आपको समझ में आ रही हो कि जेड ई स्क्वायर क्या है, ठीक है ना। ये जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज और ये ई इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब माइनस नेगेटिव चार्ज, तो माइनस का जेड ई स्क्वायर अपन ये अपन ने लिखा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये अपन ने आर की वैल्यू रख दी यहाँ पर, क्या अपन ने यहाँ पर आर की वैल्यू रख दी, भाई आर की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, कैलकुलेट होकर के देख लो, आर की वैल्यू यही तो आई थी, एन स्क्वायर बाय जेड एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई ई स्क्वायर, ये अपने पास आर की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई थी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाने वाली है, देखो इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर है आपके पास, ये रहा, अपॉन आप करोगे
तो माइनस का जेड ई स्क्वायर और ये z इंटू एम इंटू पाई इंटू ई स्क्वायर अपॉन में आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यही बचेगा, बताओ यस या नो, यही बचेगा? यस सर बिल्कुल यही बचेगा। अच्छा यहाँ पे ये पाई से पाई कट जाएगा आपका, ठीक है, और ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कैलकुलेट होकर के कितनी आ जाएगी? ये माइनस का, आप देखो यहाँ पर माइनस का जेड स्क्वायर आप अलग निकाल लो और एन स्क्वायर आप अलग निकाल लो, ठीक है। बाकी क्या बचा यहाँ पर? ई स्क्वायर ई की पावर 4 मतलब ई की पावर 4 अपॉन में आपका क्या बचा? ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, ये बचा। अच्छा कहीं ना कहीं आप देखो इससे मैच कर रहा है क्या? ये ऊपर एम बी है ई की ई स्क्वायर और ये यहाँ पर एम बी है आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखो ई की पावर 4 एम जेड स्क्वायर और नीचे क्या है? नीचे आपका है एन स्क्वायर एच स्क्वायर सॉरी और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और एन स्क्वायर। बिल्कुल ये तो एकदम एग्जैक्ट इससे मैच कर रहा है, बट ये 2 नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो अब इसको 2 को लाने के लिए अपन क्या करेंगे? नीचे क्या है भैया? 4 है आपके पास, नीचे क्या है आपके पास? 4 है। तो अब क्या करेंगे अपन कि अपन इसको इंटू कर देंगे किससे? ऊपर 2 से इंटू कर देंगे। किससे इंटू कर देंगे? 2 से। अगर अपन ने ऊपर इंटू कर दिया इसको, अगर अपन इसको 2 से इंटू कर दिया ऊपर की ओर, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे? और नीचे भी मान लो मैंने इसको किससे इंटू कर दिया? 2 से इंटू कर दिया। नीचे भी मैंने इसको 2 से इंटू कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी भाई? ये वाली जो वैल्यू है अपने पास, ये 4 को आप, ये 4 2 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इसको आप अलग निकाल दो बाहर। बाकी ये जो हो जाएगी अपने पास वैल्यू, ये कैलकुलेट होकर के क्या आने वाली है भाई? ये जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी थी, जस्ट काइनेटिक एनर्जी का अपन ने क्या करा है कि यहाँ पे इसको 2 से इंटू कर दिया और 2 से ही अपन ने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया। और 2 से ही इंटू करने पर और 2 से एक नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अपने पास क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखोगे कभी काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किया काइनेटिक एनर्जी, तो सही निकाली ना अपन ने? काइनेटिक एनर्जी में एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 कहाँ गया यार? यहाँ का अपन ने 4 नहीं लिया क्या रेडियस का? रेडियस में 4 तो नहीं था। तो 4 से कट गया था। और यहाँ पे अपन ने देखा था हाफ अपने पास क्या आया था? एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ई स्क्वायर, ये अपने पास आया था, ठीक है। तो ये अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर ये कैलकुलेट होकर के काइनेटिक एनर्जी अपने पास इतनी आई थी। अब अपन बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास यहाँ पे क्या आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ रही है कैलकुलेट होकर के कितनी? माइनस का जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम और एन स्क्वायर। अच्छा इसको बराबर करने के लिए मैंने क्या करा है कि भाई मान लो आप इसको कर दो किससे? 2 से इंटू कर दो। तो 2 से इंटू कर दोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, ये भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और वो भी किस में? नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट होकर के कितनी आती है? वो आती है आपके पास माइनस का 13.6, 2 टाइम्स इंटू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आती है। क्या आती है आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होकर के आती है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज अपन यहां पर देखें, अगर अपन टोटल एनर्जी निकालेंगे, अब अपन क्या निकाल रहे हैं? टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अपने पास होती है। तो ये अपने पास क्या होती है? ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आई है? काइनेटिक एनर्जी आई है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये माइनस का 2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वलेंट टू किसके बराबर आ जाएगा? ये माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर।
दैट इज टोटल एनर्जी। ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, ये क्या है हमारे पास टोटल एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, दैट इज टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो -13.6 Z² बाय n²। तो अगर मैंने कहा, देखो सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं सबकी, कहने का मतलब क्या है कि यदि मैंने कहा कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में मुझे रिलेशन बनाना है, तो यदि मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी मेरे पास U है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस का 2U हो जाएगी और टोटल एनर्जी U हो जाएगी माइनस का, ये रिलेशन आ सकता है। मतलब अगर आपको एक भी एनर्जी की वैल्यू किसी की पता है, आपको किसी भी कोई भी एक एनर्जी अगर आपको पता है, टोटल ले लो, काइनेटिक ले लो, पोटेंशियल ले लो, कोई भी एक एनर्जी यदि आपको पता है तो आप तीनों एनर्जी निकाल सकते हो, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल, तीनों टाइप्स की एनर्जी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज अपन ने यहाँ पर क्या भाई, अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी तो और बहुत सारी चीजें पढ़नी है अपन को, मतलब थोड़ी सी और चीज पढ़नी है। ऑर्बिट्स मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से एनर्जी लेवल्स वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहली चीज अपन ने पढ़ी बेटा बोहर्स के पोस्टुलेट। बोहर्स ने कहा कि भैया एटम हैज अ न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस का साइज बहुत ही स्मॉल होता है एटम के कंपैरिजन में, ठीक है। दूसरी बात इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्टेड हो रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो बैलेंस्ड भी हैं, तो वो अट्रैक्शन फोर्स बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो केवल उसी और उसी ऑर्बिट में घूमेंगे जिनका इंटीग्रल मल्टीपल किसके बराबर है, mvr = NH/2π के बराबर रहने वाला है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में वो घूमते हैं। नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी अपन ने बताया कि क्वांटाइज होती है एनर्जी, फिक्स्ड होती है, रेडियस फिक्स्ड होती है। बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की रेडियस फिक्स्ड है, वेलोसिटी फिक्स्ड है, काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड है, पोटेंशियल फिक्स्ड है, टोटल फिक्स्ड है, सारी चीजें फिक्स्ड होती है, ऐसा बोहर ने कहा और उसने निकाल भी दिया। लेकिन बोहर का मॉडल केवल और केवल किसके लिए वैलिड है बेटा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक्स एटम के लिए। किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक्स। अब ये काइनेटिक एनर्जी अपन ने पढ़ी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आई, ये आई कैलकुलेट होकर के। याद रखना, डायरेक्ट वैल्यूज याद रखनी है, कोई डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं पूछी जाएगी, बस रेडियस और वेलोसिटी की याद रखना, डेरिवेशन नहीं, लास्ट का जो कंक्लूजन फॉर्मूला है वो। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कैलकुलेट होकर के ये आएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये आई कैलकुलेट होकर के और टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये आती है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा ही दिया है कैसे कन्वर्ट करना है बस। तो अब अपन यहाँ पे बोहर्स के ऑर्बिट्स बनाते हैं, जमाते हैं कि बोहर्स जो ऑर्बिट है उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किस तरीके से डिजाइंड हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब प्रैक्टिकली आप बता रहे हैं कि एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट्स हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन वहां पर रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ ताकि गर्मी हो जाए, कुछ ज़्यादा ठंडा हो गया रूम, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं यहाँ पर बेटा क्या कि अपने पास न्यूक्लियस है, अपने पास क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास बेटा ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये हमने कहा हमारे पास सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये हमने कहा हमारे पास थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये हमने कहा हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट हो गया, ये हमने कहा हमारे पास फिफ्थ ऑर्बिट हो गया। ये हम जा रहे हैं मान लो टक टुक 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 करते हुए अपन कहाँ जा रहे हैं, अपन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं इस तरीके से। तो ये अपने पास डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ये अपने पास क्या है, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। अपने कहा कि यार ये n=1 है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये n=2 है, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट है, ये n=3 है थर्ड ऑर्बिट, ये n=4 है, ये फोर्थ ऑर्बिट, n=5 है। तो ये कहा कि मैंने मान लो n=∞ है। कहने का मतलब क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ। एक्साइटेड स्टेट हमेशा एक ज्यादा होती है, ग्राउंड स्टेट मतलब ये, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2 है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये n की वैल्यू 3, थर्ड 4, फोर्थ मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 4, फोर्थ के लिए 5th। बाकी ऑर्बिट डायरेक्ट बोले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब मैंने कहा कि यदि मैं बेटा टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूं, क्या करूं, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूं, ठीक है ना, टोटल एनर्जी जिसका फॉर्मूला मेरे पास है -13.6 Z²/n², और किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन एटम के लिए।
ठीक है, अभी अपन किसके लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं। और यदि अपन हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं तो मेरे पास Z की वैल्यू यहाँ पर क्या रहने वाली है बेटा, 1 रहने वाली है। Z की वैल्यू मेरे पास क्या रहने वाली है, यहाँ पर 1 रहने वाली है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए मेरे पास यहाँ पे Z की वैल्यू 1 रहने वाली है। तो अब मैं यहाँ पर टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, -13.6 Z²/n²। तो n इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्बिट पर माइनस का 13.6 Z की वैल्यू क्या है 1 अपॉन n², दैट इज 1 का स्क्वायर, और वो कितनी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं पे मैंने कहा n की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा 2 है, इज इक्वल्स टू माइनस का 13.6 Z², यहाँ मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 1 का स्क्वायर अपॉन ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ गया -13.6 अपॉन 4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कितनी आएगी कैलकुलेट हो गई, ये आएगी अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट में माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, माइनस का 3. दिख रहा है क्या आपको, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। और अगर अपन फोर्थ ऑर्बिट में निकालें तो फोर्थ ऑर्बिट में थर्ड ऑर्बिट में निकालें तो n इक्वल्स टू 3 में अपने पास क्या आ जाएगी माइनस का 13.6 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। मुझे तो याद है भाई इसलिए बता रहा हूँ, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट पे आपके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर हो गई बात, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट में अगर अपन बात करें तो फोर्थ ऑर्बिट में कितनी होगी n इक्वल्स टू 4। और ये याद रखनी है, क्यों याद रखनी है हाइड्रोजन एटम के लिए बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बात समझ गए क्या। तो माइनस का 13.6 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर आप करोगे तो माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपकी निकलेगी फोर्थ ऑर्बिट में। तो फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ, अच्छा इन्फिनिटी पे समथिंग अपॉन इन्फिनिटी अगर मैं बात करूं n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आप निकालते हो तो माइनस का 13.6 1 का स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन्फिनिटी पे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ गए क्या। अब कहने का मतलब क्या है, आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ रही है, टोटल एनर्जी भी क्या हो रही है बढ़ रही है। भाई पहले माइनस में 13.6 थी, फिर माइनस में 3.4 हो गई, फिर माइनस का 1.51 हो गई, फिर माइनस का 0.85, फिर आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो, तो एनर्जी लेवल्स कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। क्या एनर्जी लेवल्स क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। बोलो यस या नो। बिल्कुल सर बढ़ रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है और हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो एनर्जी लेवल्स कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं और इस इंक्रीज होने के कारण आप देख पा रहे हो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि यदि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन, बोहर ने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होती है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी है, सेकंड में इतनी है, काइनेटिक प्लस हो जाएगी इनकी, काइनेटिक अगर निकालोगे तो प्लस 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 हो जाएगी, पोटेंशियल निकालोगे तो इसको 2 सबको 2 से इनटू करना पड़ेगा। बस आपको एक एनर्जी पता है तो बाकी सारी एनर्जीज भी तो अपन निकाल सकते हैं। अपन ने पढ़ाया ना यहाँ पर कि अगर काइनेटिक अपन को गिवन है u तो अपन पोटेंशियल निकाल सकते हैं -2u, टोटल निकाल सकते हैं -u के बराबर। तो वो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बट मैं कह रहा हूं कि यदि मैंने कहा कि मेरे पास बोहर ये कहता है कि भैया हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड है, वो केवल एनर्जी उसको तभी चाहिए, वो एब्जॉर्ब या एमिट तभी करेगा
जब वो या तो लोअर से हायर ऑर्बिट की ओर जाएगा या फिर हायर से लोअर ऑर्बिट की ओर आएगा। बात समझ रहे हो? देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं समझाने की फिर से कोशिश करता हूँ, ठीक है। अपन ने एनर्जी लेवल बना चुके हैं तो अब तक तो क्लियर है। जैसे फर्स्ट n इक्वल्स टू अपने पास फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे एनर्जी लेवल है अपना माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये अपना सेकंड ऑर्बिट है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये n इक्वल्स टू 3 है, थर्ड ऑर्बिट है, और यहाँ पे अपना माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे टोटल एनर्जी n इक्वल्स टू 4 पे इज इक्वल्स टू माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, चलो n इक्वल्स टू 5 अगर अपन को गिवन है तो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 25, 13 पॉइंट फटाफट करो कैलकुलेटर से करो, 13.6 डिवाइडेड बाई 25 तो 0.544 आपके पास आएगा माइनस का 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट और इन्फिनिटी पे अगर अपन देखें तो n इक्वल्स टू हमारे पास इन्फिनिटी है तो वहां पर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0, वहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। बोलो यस या नो? यस सर, बिल्कुल। हम यहाँ पर जो है इस चीज़ों को जो है बिल्कुल हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे अब देख पा रहे हो ये इन्फिनिटी है। अब मैं कह रहा हूँ देखो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, एमिट भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है। ये बात आप ध्यान रखना। एब्जॉर्ब कब करेगा, एमिट कब करेगा, ध्यान से समझना। एब्जॉर्ब कब करेगा, एमिट कब करेगा? तो मैंने कहा कि यदि वो लोअर ऑर्बिट से, मतलब वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाता है मान लो, ठीक है, तो वो क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मतलब एक पर्टिकुलर लाइट की जो वेवलेंथ है, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या एनर्जी की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की ओर जाता है तो इट एक्सेप्ट एनर्जी, इट एब्जॉर्ब एनर्जी। वहीं पे अगर अपन बात करें तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आता है तो वो एक पर्टिकुलर लाइट ऑफ वेवलेंथ को एमिट करता है, एनर्जी रिलीज करता है। बात समझ गए क्या? तो इफ एन इलेक्ट्रॉन jumps from higher to lower orbit, it release एनर्जी। वो क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। तो ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो हुआ एक्साइटेशन, इस वाले प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। यहां पे जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। एक्साइटेशन यहां पर हुआ, और यहां पे जो हुआ, यहां पे हुआ डी एक्साइटेशन। यहां पे क्या हुआ? डी एक्साइटेशन। तो एक तो होता है एक्साइटेशन यानी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाना, एक होता है डी एक्साइटेशन यानी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर आना। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पर जाएगा तो वो लोअर से हायर पर जाएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा बेटा? एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा।
मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को वो मतलब सराउंडिंग से एब्सॉर्ब करेगा, एंड देन अगर मान लो कि मतलब उसको एनर्जी देनी पड़ेगी और लोअर हायर से लोअर पे आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है। और अगर वो एनर्जी, अभी अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्पेक्ट्रा पढ़ने वाले हैं, वहां पर अपन पढ़ेंगे कि कौन सा ट्रांजिशन, कौन से ऐसे ट्रांजिशंस हैं जो कि विजिबल रीजन में लाई करेंगे, जो कि अपन को दिख सकते हैं, क्योंकि विबग्योर एक ऐसा कलर है, विबग्योर स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तुमने कभी, विबग्योर तो पढ़ा होगा। तो एक विबग्योर क्या है, एक वेवलेंथ का 9th क्लास में आता है ना बट एक चैप्टर आता है साउंड वगैरह लाइट ऐसा कुछ, वहाँ पे आप पढ़ते हो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एनर्जी लेवल का खेल तुम्हें समझ आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। अब एनर्जी लेवल का खेल अगर समझ में आ गया हो तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें। तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर है, क्या है एनर्जी लेवल किस तरीके से निकालते हैं, बोहर रेडियस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, सब क्लियर है क्या बताओ, बोलो यस या नो। डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला, इतना कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे याद रखना है कि भाई जैसे पोटेंशियल एनर्जी है तो ये रही, टोटल एनर्जी है तो ये रही, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन आपके पास है द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन इज x। आपको बोला है कि जो रेडियस है आपके पास वो कितनी है, इतनी है, कितनी है, इतनी है। द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 इज x, द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ इज। रेडियस ऑफ लिथियम +2, जो आपके पास लिथियम +2 है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है आपके पास, तो 0.52 n²/z, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, थर्ड, z की वैल्यू यहाँ पर थर्ड, n की वैल्यू यहाँ पर 2, तो r बराबर जो है आपका लिथियम +2 इज इक्वल्स टू वो किसके बराबर है, x के बराबर है, अपॉन डिवाइड कर देते हैं अपन r ऑफ बेरिलियम 3+ इज इक्वल्स टू 0.52। रेडियस कितना अपना n कितना आ जाएगा, n आपके पास आ जाएगा ऑर्बिट नंबर सेकंड, थर्ड ऑर्बिट, तो 3 का स्क्वायर, बेरिलियम का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 आ जाएगा एटॉमिक नंबर, और ये आपका कितना आ जाएगा 0.52, और ये यहाँ पे 0.529, मतलब पूरा ये पूरा लिख दो चलो बस, n² यानी 2 का स्क्वायर, ठीक, तो इससे ये कट गया, ठीक है। तो r ऑफ बेरिलियम +3 कितना आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये जो आ जाएगा 2 × 4, 4/3, 9/4, तो 16/27, x अपॉन r ऑफ बेरिलियम +3 इक्वल टू 16/27, तो r कितना आ जाएगा आपका, ये 27/16x, ऑप्शन नंबर डी। देखो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो रेडियस वाले पर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको रेडियस पूछिए, द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 इज x है, तो द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3, तो इस तरीके से आपको निकालनी है। इजी है, बात समझ गए क्या कुल मिला करके। नेक्स्ट अपन बात करें, ये अब ये होमवर्क में कर लेना तुम लोग कि इफ द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज फोर्थ ऑर्बिट ऑफ r4, बस वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करें, इस टाइप का क्वेश्चन आप कहाँ करें, होमवर्क के अंदर करें, ठीक है। सेम है, प्रीवियस वाला ही कॉन्सेप्ट अपन को लगाना है, बात क्लियर है। चलो, तो आज अपन ने क्या क्या सीखा, आज अपन ने ये सीखा बेटा कि आज किस तरीके से अपन ये सीखा कि किस तरीके से हम जो हैं यहाँ पर बोहर को जो एटॉमिक मॉडल है उसको डिस्क्राइब किया, और बोहर ने जो हमें बताया कि रेडियस है, वेलोसिटी है, एनर्जी है, वो किस तरीके से फिक्स्ड है, तो उनकी वैल्यूज फिक्स्ड हैं जो कि अपन ने यहाँ पर देखी। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन, थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।